यस, तो चलिए बेटा हम लोग अब बेटा यहाँ पर हम लोग ने शुरू कर दिया अपनी क्लास और मैं देख सकता हूँ कि हम लोग अब लाइव जा चुके हैं। तो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, तो आप लोग जो लोग क्लास को ऐप पर देख रहे हैं बेटा वो लोग भी मुझसे लगातार चैट कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर के, और आप लोग जो YouTube पर क्लास देख रहे हैं आप लोग भी चैट बॉक्स में जाकर के चैट जो है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यस, चलिए सबसे पहला तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए। यस गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक से आ रही है। आर यू एबल टू लिसन मी क्लियरली। यस 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 गाइस, बेटा आप लोगों के मैसेजेस जो हैं, यस मेरे पास शुभम का मैसेज आ गया है। यस शुभम, गुड इवनिंग शुभम तिवारी जी। यस, गुड इवनिंग आयुषी, गुड इवनिंग वर्णन, गुड इवनिंग लिपिका, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, तो बेटा मुझे यहाँ पर आयुषी ने मुझे बता दिया कि यस सर आवाज एकदम क्लियरली आ रही है। अगर आवाज में आपको कहीं पर भी कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो आप लोग मुझे जल्दी से मैसेज यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है और जो मेरी जो हमारी लैपटॉप ऐप है और जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर भी आप लोगों को ये वाली क्लास जो है वो आज की अवेलेबल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हमारा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का ये पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ में थोड़ी सी बातें मैं सब्जेक्ट के बारे में करूंगा, थोड़ी सी बातें मैं पेपर के बारे में आपके साथ में करूंगा और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ में पहला जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करूंगा। साथ में मैं आपको ये भी आज डिस्कस करूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये वाली बात भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। और उसके बाद हम अपने पहले चैप्टर के साथ में आज से ही अपना प्रॉपर डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, आप जल्दी से ये वाली बात कीजिए। सबसे पहली बात बेटा, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो आपका सबसे पहली बात, ये वाली बात आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आप लोग सब लोग ये वाली बात जानते हैं कि आप लोगों का एफएम का और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का, इन दोनों का जॉइंट पेपर आप लोगों का आता है। और ये जो जॉइंट पेपर आता है बेटा, इसमें एफएम का वेटेज रहता है 60 मार्क्स का और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का जो वेटेज है वो रहता है 40 मार्क्स का। मतलब दोनों के मार्क्स का जो प्रपोर्शन है वो 60-40 है। इवन दो अगर मैं कोर्स के मामले में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो इंस्टीट्यूट है ICI है उसे इन दोनों का जो वेटेज है वो 50-50 रखना चाहिए था। क्योंकि होता यह है कि अगर हम लोग इसका मार्क्स का वेटेज देखते हैं 60-40 तो हमें लगता है यार एफएम का कोर्स ज्यादा होगा और इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो कम होगा, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज 60-40 जो है वो रख रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एफएम के मुकाबले अगर इकोनॉमिक्स का कोर्स देखा जाए तो ये पैरेलल कोर्स है। मतलब इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो एफएम से छोटा सिलेबस नहीं माना जा सकता। अभी अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने अभी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का जो स्टडी मटेरियल है उसको रिवाइज भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए, बहुत सारे थियोरेटिकल टॉपिक जो हैं वो भी ऐड कर दिए। जहां पे जो थियोरेटिकल टॉपिक पहले छोटे पैराग्राफ्स के थे वहां पर उनका एक्सप्लेनेशन 4-4 पेज में कर दिया। दैट वे इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट के अंदर काफी सारा मटेरियल जो है वो अभी ऐड किया है। तो इंस्टीट्यूट ने जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का स्टडी मटेरियल है उसको और भी वास्ट बना दिया है और भी एक्सपेंड कर दिया है, मतलब और भी इंक्रीज कर दिया है इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल को। और इसका मतलब आपका जो कोर्स है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, कोर्स पहले से भी लंबा हो गया है। अब तुमको पता है एज अ स्टूडेंट जो मेरे मन में बात आती है वो ये आती है कि यार एग्जाम वाले दिन पर जब मुझे 1.5 दिन का गैप मिलेगा, उस 1.5 दिन के गैप में मैं अपनी एफएम को रिवाइज करूंगा या इकोनॉमिक्स को रिवाइज करूंगा, और इकोनॉमिक्स का जो स्टडी मटेरियल है वो भी करीब करीब 400 पेजेस का स्टडी मटेरियल है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं
400 पेजेस का जो स्टडी मटेरियल है मैं उसको रिवाइज करूंगा, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, या फिर मैं एफएम को रिवाइज करने में ध्यान दूंगा, एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को रिवाइज करूंगा, एफएम की थियरी को पढ़ूंगा, एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। 1.5 दिन के गैप में आखिर मैं इतना बड़ा कोर्स मैं कवर करूंगा कैसे? दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट इंस्टीट्यूट ने भी इस बात को समझा कि यार इतना लंबा कोर्स है, स्टूडेंट को हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तो व्हाट डिड इंस्टीट्यूट डू? इंस्टीट्यूट ने क्या किया? इंस्टीट्यूट ने बोला हम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपसे कभी भी बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम आपसे सिर्फ 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब इंस्टीट्यूट जो है वो हमसे या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट या तो छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा या छोटा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट हमसे बड़े बड़े 2-2 पेजेस के या 3-3 पेजेस में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन या थियोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं पूछने वाला है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि 1.5 दिन का गैप हमने बच्चों को दिया है, जिसमें उसे पूरी एफएम रिवाइज करके आनी है, जिसमें उसे पूरी इकोनॉमिक्स रिवाइज करके आनी है, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिवाइज करके आने। और यहां सीए देने वाले बच्चे इंटेलिजेंट जरूर है, लेकिन सुपरमैन जो है वो नहीं है। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो है वो बहुत सिंपल कर रखा है, और इंस्टीट्यूट 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। नाउ दिस अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब ये जो चीज है ये दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोबारा क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हर एक टॉपिक के ऊपर 2-2 पेजेस में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में छोटे से छोटे टॉपिक पर पूरा पेज, पूरे 2-2 पेज, 3-3 पेजेस के एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखे हैं। बट इंस्टीट्यूट पूछने वाला सवाल कितने नंबर के हैं? 2 नंबर और 3 नंबर के। तो क्या हमें वाकई में उतना सारा मैटर इंस्टीट्यूट की टेक्निकल लैंग्वेज में हमें रटने की जरूरत है? 2 पेज अगर हम याद भी कर लें और उसे एग्जाम में लिखने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को लिखने बैठेंगे 2 पेज तो हमारी रजिस्टर के 4 पेजेस हो जाएंगे, और 2 नंबर के सवाल के लिए हम लोग 4 पेज नहीं लिख सकते। 2 नंबर का सवाल है तो मैक्सिमम उसका आंसर आधे पेज में होना चाहिए। 3 नंबर का सवाल है तो भी उसका आंसर मैक्सिमम आधे पेज के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। आधे पेज से बड़े आंसर अपने को नहीं लिखने। पर मॉड्यूल के अंदर हम छांटेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे कि हमें कौन से क्वेश्चन, मतलब हमें कौन सी बातें लिखनी है और कौन सी बातें नहीं लिखनी, ये कैसे पता चले? तो दोस्तों मैंने इसके लिए आप लोगों की क्लासेस के लिए एकदम डिफरेंट पैटर्न मैंने आप लोगों के लिए सेट किया है, और वो ये कि ये जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है इसकी पूरी की पूरी नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को क्लास के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, इस इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के पूरे जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही डिक्टेट करूंगा, और ये पूरे के पूरे नोट्स मैं आप लोगों को क्लास के अंदर ही लिखवाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट ने अगर किसी टॉपिक के ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ दे रखे हैं तो मैं उसमें से कंप्रेस करके आप लोगों को वही मटेरियल आप लोगों को रजिस्टर के अंदर लिखवाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिख करके आना है। ठीक है। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में चीजों को बहुत अनसिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस किया हुआ है, मैं उसे भी सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कुछ चीजें बाद में दे रखी हैं जिन्हें मैं पहले डिस्कस करूंगा, कुछ चीजें पहले दे रखी हैं जिन्हें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मेरा अरेंजमेंट में चेंज करके चलूंगा ताकि आप लोगों को यह सब्जेक्ट बहुत आसानी से याद हो, आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से रिवाइज कर पाओ। और मेरा टारगेट सिर्फ एक है, और वो ये कि जो आपका ये 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है, एग्जाम वाले दिन पर आप इसे 4 आवर्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा रिवाइज कर पाओ। मतलब 4 घंटे के अंदर आप लोग इस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा रिवाइज कर पाओ, यही मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर तुम इस सब्जेक्ट को जैसे एग्जाम देकर के तुम आते हो तो वो जो आधा दिन तुम्हें मिलता है, उस आधे दिन में अगर आप अपना इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस अगर फिनिश नहीं कर सकते तो ट्रस्ट मी, आप लोग अपना एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस दोनों पूरा रिवाइज करके एग्जाम में कभी जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट मेरे साथ में तैयार करना है, मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट इतना जबरदस्त तरीके से क्लास के अंदर ही, मतलब क्लास के अंदर ही मैं आपको ये वाला सब्जेक्ट इतनी जबरदस्त तरीके से याद करवा दूंगा
कि आप लोगों को 4 घंटे से ज्यादा का टाइम जो है वो इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में नहीं लगेगा। आपको स्टडी मटेरियल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो रजिस्टर जिसमें मैं क्लास नोट्स लिखवा रहा हूं, आपको सिर्फ वही आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, वही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जब हम लोग नोट्स को लिखेंगे तो लिखते टाइम आप लोगों को काफी सारी जो चीजें हैं वो याद हो जाएंगी। जब आप लोग नोट्स को लिखोगे तो लिखने पर आपको बहुत सारी चीजें तो लिखते टाइम ही याद हो जाएंगी। नंबर 2, मैं क्लास में क्यूमुलेटिव रिवीजन करता रहूंगा, मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज करवाता रहूंगा। क्लास खत्म होते टाइम भी मैं पूरे लेक्चर की बात रिवाइज करवाऊंगा और अगले दिन जब मैं शुरू करूंगा तो शुरू करते टाइम में आप लोगों को पूरी बात रिवाइज करवा के आगे की बात शुरू करूंगा। तो हम लोग मल्टीपल टाइम्स हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर रखना, आप लोगों को यहां पे मेरी तरफ से सिर्फ एक बुक मिलने वाली है। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में मेरे साथ में आप लोगों को एक बुक जो है वो ही मिल पाएगी। और बेटा ये जो बुक है इसमें होगा, ये होगा हमारा क्वेश्चन बैंक। आपको एक ही बुक मिलेगी और बुक में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में बेटा स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे। सारे आरटीपी के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब कवर्ड रहेंगे। पूरे के पूरे एमटीपी के जितने भी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर्ड रहेंगे। और बेटा जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब अब तक सीए इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड रहेंगे। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन बैंक है इसके अलावा हमें, क्वेश्चन बैंक और रजिस्टर के अलावा हमें कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है? यस, आप लोगों को कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक और रजिस्टर, यही दो चीजें आप लोगों को रेफर करते हुए चलना है। और भैया उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगी इकोनॉमिक्स अपनी जेब में। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है और सबसे ज्यादा इजी होने वाला है और सबसे जल्दी इसका रिवीजन आप लोग कर पाएंगे। और बहुत सारी चीजें इसके बारे में मेरे दिमाग में हैं, वो सारी की सारी चीजें भी हम लोग करते चलेंगे। नंबर 2 दोस्तों, ये लाइव बैच है और लाइव बैच के साथ में सबसे बढ़िया जो फायदा हम लोगों को मिलने वाला है वो हम लोगों को मिलने वाला है टेस्ट का। दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होता जाएगा मैं हर चैप्टर फिनिश होने पर आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करता जाऊंगा और उसे मैं गूगल ड्राइव के फोल्डर में भी डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, जिन बच्चों ने ये लाइव क्लास ले रहे हो, लाइव क्लास तो आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को इसका क्लास का जो बैकअप है वो भी आप लोगों को डेली मिलेगा। जैसे आज जो मैंने क्लास ली है ये कल शाम तक आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी। और अगर आप लोग की किसी दिन क्लास मिस हो जाती है, लाइव क्लास अगर आप मिस कर जाते हो तो आप इसे घर पर आप लोग गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड करके आप लोग इस क्लास को देख पाओगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जिस सॉफ्टवेयर में आप लोग लाइव क्लासेस ले रहे हो उसी सॉफ्टवेयर में आप लोग इस वाली क्लास का बैकअप जो है वो भी आप लोग ले पाओगे। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? अगर आप लोगों को अच्छा एक और बात, तो भैया एक बात ये ध्यान रखना, अब आपको एक फेयर रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के साथ में बहुत सारे नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। तो इसलिए मेरे साथ में रजिस्टर जो है वो अब आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको डिक्टेट करूंगा, चीजों को समझाऊंगा, प्रैक्टिकली पूरी की पूरी बात आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को नोट्स लिखवाऊंगा। ठीक है, तो डिक्टेट करवाने की मेरी स्पीड अच्छी रहेगी। आप लोगों को फटाफट ये नोट्स जो है वो आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट द बैच और क्लास के बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, तो अगर आप लोग बैच के लिए कोई भी जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बात, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में है तो वो वाली बात आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर और पहला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं, नेशनल इनकम। वैसे दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के सिलेबस के अंदर कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट ने 4 ही चैप्टर रखे हैं। सबसे पहला नेशनल इनकम, दूसरा पब्लिक फाइनेंस, तीसरा मनी मार्केट और चौथा इंटरनेशनल ट्रेड।
तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट ने चैप्टर तो आपके 4 ही रखे हैं, पर इन चैप्टर्स के अंदर यूनिट वाइज जो हैं वो डिस्कशन है। जैसे नेशनल इनकम में 2 यूनिट हैं, पब्लिक फाइनेंस में जो हैं वो भी 3 या 4 यूनिट हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी यूनिट्स हैं, पब्लिक फाइनेंस में भी यूनिट्स हैं, मनी मार्केट में भी यूनिट्स हैं। तो इंस्टीट्यूट ने चैप्टर तो 4 ही बनाए हैं, लेकिन उसके अंदर यूनिट्स बना रखे हैं, और हम लोग भी यूनिट वाइज डिस्कशन करते हुए चलेंगे। यस 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 यस। लिपिका, आप लोग बैकअप जो है वो 2 बार आप लोग देख सकते हो। इसका मतलब ये वाली क्लासेस आप 3 बार देख सकते हो, 1 बार लाइव और 2 बार बैकअप में। तो आप लोग ये वाली क्लास 1 बार लाइव देख सकते हो और 2 बार बैकअप में देख सकते हो, ठीक है। यस। फीस के बारे में बेटा क्लास में क्या अपडेट करूं, फीस के बारे में मैं अलग से अपडेट कर ही दूंगा, ठीक है। एक और बात बेटा मैं आपको बता दूं, ये वाली जो क्लास है ये रोजाना 1 आवर की क्लास होने वाली है। ये 1 आवर की क्लास होगी रोजाना, 1 आवर 1.5 आवर तक ये वाली क्लास हम लोगों की चलती रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। अगर हमारा कोई टॉपिक चल रहा है और हम लोग टॉपिक जो है वो हम लोग कर रहे हैं और उसमें कोई पार्ट बाकी है, तो क्लास 1.5 आवर तक की होगी। तो क्लास आपकी 1 आवर से लेकर 1.5 आवर जो है उसकी क्लास आप लोगों की रहेगी इकोनॉमिक्स की। और बेटा मैंने इस क्लास को 2 घंटे की नहीं रखा, 1 आवर से 1.5 आवर्स इसलिए रखा क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है, और थियरी सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा जो है वो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैंने क्लास की ड्यूरेशन बहुत लंबी नहीं रखी है। बेटा मेरा टारगेट जो है वो इस क्लास को 50 to 60 डेज में ख़त्म करने का है। 60 इज़ ऑन द हायर साइड, 50 मेरी साइड से है। मतलब मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि मैं 50 डेज में इस क्लास को फिनिश कर दूं, बट ऑन द हायर साइड, क्योंकि जब हम लोग डिस्कशन करने लगते हैं, बच्चे सवाल पूछने लगते हैं, और क्योंकि ये लाइव बैच है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा मार्जिन और लेकर 20% मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, और मैं 50 to 60 डेज में इसे पूरा खत्म कर दूंगा। लेकिन वन थिंग इज श्योर कि जब मैं ये वाला बैच आप लोगों का फिनिश करूंगा, उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस फिनिश करने में आप लोगों को कभी भी समय नहीं लगेगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। ओके गाइज, तो ये थी पूरी बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था सब्जेक्ट के बारे में। और अब मैं आप लोगों के साथ में शुरू करना चाहता हूं नेशनल इनकम। तो मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। अब आप लोग जल्दी से जाओ और अपने अपने रजिस्टर लेकर के आओ, और फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर। गेट द रजिस्टर, जल्दी से रजिस्टर लेकर के आओ, क्योंकि मैं राइट फ्रॉम डे 1 अब आप लोगों को नोट्स लिखवाने वाला हूं। ओके, सॉरी, इज इट ओके नाउ? हाँ जी, मेरे हिसाब से वॉइस आ गया होगा अब आपको। यस यस यस, ओके। चलो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये बताइए कि ये जो नेशनल इनकम है, सर ये नेशनल इनकम जो है नहीं बेटा, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें वॉइस आ रही है। हाँ जी,
आ गई। ओके यस, आयुषी का मैसेज आ गया। आयुषी ने बोल दिया सर वॉइस आ गई है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और इधर इशिका जो है उसका जवाब भी आ गया। इशिका ने भी बोल दिया सर आवाज आ गई है। सर चिंता की बात नहीं है, अब आप आगे शुरू कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बात यहां पे जब हम लोग पहला टॉपिक, पहला चैप्टर में आप लोगों के साथ में शुरू करना चाहता हूं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के बारे में दो बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ में पहले ही डिस्कस कर लूं। सबसे पहला ये वाला जो चैप्टर है ये वेरी की पावर इन्फिनिटी सिंपल है। ये चैप्टर कैसा है? वेरी की पावर इन्फिनिटी सिंपल है। अब आप लोग जानते हो मतलब अगर मैं वेरी सिंपल बोल देता ना यार इस चैप्टर को, तो भैया इस चैप्टर के साथ में अन्याय हो जाता और इंस्टीट्यूट जो है वो मुझे पीटना शुरू कर देता। इंस्टीट्यूट बोलता कि भाई साहब आपने इस चैप्टर को सिंपल कैसे बोल दिया, ये चैप्टर वेरी सिंपल की कैटेगरी में आता है। तो ये लीजिए बेटा, इसलिए मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया भाई साहब ये जो चैप्टर है ये वेरी की पावर इन्फिनिटी सिंपल चैप्टर है। ठीक है। नंबर 2, ये वाला चैप्टर वेरी की पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा हर अटेम्प्ट के अंदर इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है। वैसे मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन पूछता दोनों तरह के सवाल है। दैट मीन्स ये वाला जो टॉपिक है ये दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ओके गाइस, तो जल्दी से अब मेरी बात को आप लोग सुनेंगे। बात आती है सर ये बताओ नेशनल इनकम जो है वो आखिर बोलते किसे हैं? सर ये नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब होता है नेशन की इनकम। मतलब अगर मैं किसी भी देश की इनकम अगर कैलकुलेट करता हूं तो बेटा वो उस देश की नेशनल इनकम जो है वो कहलाएगी। मतलब अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं कि भारत की इनकम कितनी है तो भारत की इनकम भारत की नेशनल इनकम कहलाएगी। यूएसए की इनकम यूएसए की नेशनल इनकम कहलाएगी और जापान की इनकम जापान की नेशनल इनकम कहलाएगी। मतलब किसी भी देश की इनकम को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कहलाता है नेशनल इनकम। एक सवाल मेरे मन में आता है कि सर ये नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है ये आखिर करते कैसे हैं और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो दोस्तों, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, सिंपल सा तरीका मैं बोलूं तो वो है कि अगर मैं किसी देश में रहने वाले सभी लोगों की इनकम को जोड़ दूं, जैसे भारत में रहने वाले जितने भी मतलब भारत के जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, अगर मैं उन सबकी इनकम को जोड़ दूं तो मुझे भारत की इनकम का पता चल जाएगा और इसी को हम इंडिया की नेशनल इनकम बोलेंगे। वैसे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं कि आमतौर पे हम लोग नेशनल इनकम का मतलब मानते हैं जीडीपी। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है, चाइना की जीडीपी कितनी है, यूएस की जीडीपी कितनी है, तो हम लोग हमेशा जीडीपी को ही नेशनल इनकम मानते हैं। लेकिन आगे चल के जब अपन लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नॉट द नेशनल इनकम। तो जीडीपी जो है वो हम लोग देखते जरूर हैं, हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कशन भी जीडीपी के ऊपर करते हैं, लेकिन रियलिटी में जीडीपी को नेशनल इनकम नहीं बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वैसे आप लोग कभी सर्च करोगे ना, तो जब भी अपन लोग सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर या कहीं पर भी अपन लोग सर्च करेंगे, तो अगर आप नेशनल इनकम लिखोगे, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो वहां पर जीडीपी की डिटेल ही आएगी। लेकिन टेक्निकली ध्यान रखना जीडीपी इज नॉट नेशनल इनकम, पर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे बेसिक बात, नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशन की इनकम। और नेशन की इनकम कैसे निकालते हैं? उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं अगर उन सबकी इनकम को जोड़ लिया जाए तो सबकी इनकम जोड़ने पर हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है बात? तो जल्दी से मेरे साथ में आप लोग लिखना शुरू करेंगे। आइए जी, मेरे साथ में आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। बेटा नेशनल इनकम के बारे में अभी जो मैं बात आपको लिखवा रहा हूं ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये कॉमन सेंस मीनिंग है। और बेटा मैंने आपको बताया ना कि मैं इस सब्जेक्ट को आपके लिए एकदम लेमन सब्जेक्ट बना दूंगा। बिल्कुल लेमन की तरह आप लोग ये सारी की सारी बातें समझ पाओगे। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं।
वो सब कुछ आपको कॉमन लेमन की तरह आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है, तो सबसे पहली बातें, इट सिंपली मीन्स इनकम ऑफ अ नेशन। इनकम ऑफ अ नेशन, एक देश की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। इन सिंपलेस्ट वे we can say that if we add income of all the citizens of a nation, all the citizens of a nation, then it is called its national income. It is called its national income. तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं उस देश की नेशनल इनकम, पहली बात। नंबर दो दूसरी बात, आमतौर पे हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो जीडीपी है वही नेशनल इनकम है, पर आप ध्यान रखिएगा जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है। जीडीपी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का स्टार्टिंग पॉइंट है, पर नेशनल इनकम अलग चीज है। तो पहली बात अपने दिमाग में आज ही क्लियर कर लो कि अब तो हम लोग हमेशा जीडीपी का डिस्कशन करते हैं, पर जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है। ठीक है, commonly we see GDP as national income, but remember that GDP is a part of calculation of national income, but not national income। मतलब ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का पार्ट है, ये खुद नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम अलग चीज है और जीडीपी अलग चीज है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के समझाऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखना कि जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, जीडीपी नेशनल इनकम जो है वो नहीं होती है। अच्छा सर एक बात बताओ, जीडीपी को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तरीके कितने हैं? तो आप ध्यान से देखो, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड, national income can be calculated by 3 methods। बेटा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या? पहला तरीका है प्रोडक्शन मेथड, मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। दूसरा तरीका है इनकम मेथड, और तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप लोग यहां पर मेरे साथ में एक बात मुझे बोलेंगे, सर ये बताओ कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके आपने बताए, क्या आप इतनी जल्दी हमें मेथड कैलकुलेट करना सिखा रहे हो? नहीं भाई, मैं अभी नेशनल इनकम कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं सिखा रहा, मैं तो अभी तुम्हारा माइंडसेट तैयार कर रहा हूं कि इस चैप्टर में मैं आपको कैसे कैसे चीजें सिखाने वाला हूं। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या? बड़ा आसान सा तरीका है कि आपके देश में जितने लोग रहते हैं,
आपके जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबकी इनकम का टोटल लगा लो, और अगर आपने सबकी इनकम का टोटल लगा लिया तो आपके पास पूरे कंट्री की इनकम का टोटल आ जाएगा, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। उसी को अपन क्या बोल देंगे, नेशनल इनकम। लेकिन अब आप मेरे साथ में प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि क्या वाकई में देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की इनकम का डेटा सरकार के पास अवेलेबल होता है क्या, जिसकी सहायता से सरकार पूरे देश की नेशनल इनकम का टोटल लगा पाए। कई बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ सर, जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें सबकी इनकम का पता चल जाएगा, और सबकी इनकम का पता चल जाएगा, और हम लोग अगर सबकी इनकम को जोड़ लेंगे तो हमें इनकम, पूरे देश की इनकम का पता चल जाएगा। मैंने बोला यार तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? नहीं। और भारत में रहने वाले सभी लोग अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के पास में कभी भी एक भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की इनकम का डेटा नहीं हो सकता। और भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति की इनकम का डेटा नहीं हो सकता तो ऑब्वियस सी बात है सरकार इनकम का टोटल लगाकर प्रैक्टिकली देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बात मुझे बताओ कि जैसे मैं अपने घर की बात बताता हूं तो मेरी मम्मी जो है वो क्या करती है कि जो घर खर्च का पैसा पापा देते हैं उसमें से मम्मी जो है वो पैसे सेव करती हैं। ठीक है, तो मम्मी पैसे सेव करती है, और मम्मी के पास में जब बहुत सारे पैसे सेव हो जाते हैं तो मम्मी क्या करती है कि दूध वाला या फिर सब्जी वाला, इन लोगों को मम्मी जो है ना वो पैसे लोन पर दे देती है, और लोन पर देती है और उनसे इंटरेस्ट लेती है, जिसके बारे में सरकार छोड़ो पापा को भी पता नहीं होता। अब आप एक बात मुझे बताओ कि मम्मी ने अपने पैसे मिलने वाले अपनी फ्रेंड्स को या अपने मतलब घर में काम करने वाले लोगों को मम्मी ने उधार दे रखे, और मम्मी को उस पर इंटरेस्ट की इनकम होती है जिसका पता आपके पापा को भी नहीं है, तो सरकार को उस इनकम का पता कैसे चलेगा? और अगर वो इनकम छूट जाती है तो देश की नेशनल इनकम जो है वो सही तरीके से कैसे कैलकुलेट होगी? दूसरी बात, आप लोगों को मालूम है कि भारत में रहने वाले मतलब दुनिया में हर देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है आपको इनकम मेथड से कभी भी देश की इनकम का पता नहीं लग सकता। सर ये वाली बात तो ठीक है सर, इसका मतलब ये वाली जो अप्रोच है ये प्रैक्टिकली जो है वो लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक उस देश के सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करते हो या सरकार को अपनी इनकम के बारे में जानकारी न देते हो तब तक आप इनकम मेथड जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर मेथड क्या? अब मैं आपको पहले गलत बात बोलूंगा, और जैसे ही मैं गलत बात बोलूंगा आप में से आधे जने मेरी गलती को पकड़ लोगे, और जैसे ही मेरी गलती को पकड़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। जरा सुनना, सरकार ने बोला कि भाई साहब सरकार ने बोला कि हम लोगों की इनकम, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की इनकम जो है उसका पता तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम उनके खर्चों का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस दुकान में जाकर के माल खरीदेगा वो दुकान वहां पर बिल काटेगा, और दुकानदार बिल काटेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें लोगों के खर्चे का पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग लोगों की इनकम जोड़ने की बजाय लोगों के पूरे खर्चे का टोटल लगा लें, क्योंकि हमारे पास जीएसटी की पूरी डिटेल रहेगी, खर्चों की पूरी डिटेल रहेगी। तो अगर हमने सभी लोगों के खर्चे का टोटल लगा लिया तो भी हमें सब लोगों की इनकम का पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इनकम मेथड कहता है सब लोगों की इनकम जोड़ लो, एक्सपेंडिचर मेथड कहता है सब लोगों का खर्चा जोड़ लो। इनकम के मुकाबले खर्चा जोड़ना आसान है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन दुकानदारों की सेल की जानकारी पकड़ पाना उतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जीएसटी में तो हम ये वाला काम कर ही रहे हैं, एक्साइज में हम ये वाला काम कर ही रहे हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि क्या हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से सबके खर्चों का टोटल लगाकर नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? इस कॉन्सेप्ट में एक गलती है, इस कॉन्सेप्ट में गलती है, और वो गलती आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओगे। इनकम मेथड क्या है? इनकम का टोटल लगा लो, पर हर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करता, सरकार को बताता ही नहीं है, तो सरकार इनकम का टोटल नहीं लगा पाएगी। प्रैक्टिकली इट लुक्स डिफिकल्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में सरकार बोलती है चलो इनकम का टोटल नहीं लगा सकते, इनकम क्या है, लोग खर्चे तो कर रहे हैं, तो एक काम करो खर्चे का टोटल लगा लो, और अगर हमने खर्चे का टोटल लगा लिया तो खर्चे का जो टोटल आएगा वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगा। जल्दी से मुझे बताओ यस।
अब यहां पे शुभम तिवारी जो है वो बोल रहे हैं कि सर खर्चे का टोटल नहीं लग सकता क्योंकि हर व्यक्ति बिल नहीं देता। ठीक है, हर व्यक्ति बिल नहीं देता तो सर नेशनल इनकम का टोटल नहीं लग सकता। यस यस यस, शुभम तिवारी ने मुझे जवाब दिया कि सर क्योंकि हर दुकानदार बिल नहीं काटता इसलिए। यस, सारे दुकान वाले रिसीट ही नहीं देते। लिपिका भी यही बोल रही है सर सारे दुकानदार रिसीट ही नहीं देते। अब रसीद अगर काटेगा ही नहीं तो सरकार को एक्सपेंडिचर का पता कैसे चलेगा। मैं आपको बता दूं लिपिका आपने बिल्कुल, शुभम आपने बिल्कुल सही बात बोली है, आपका बिल्कुल भी जवाब गलत नहीं है क्योंकि हर एक दुकानदार 2 नंबर में धंधा करते हैं और 2 नंबर में धंधा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी सेल के बिल नहीं काटते और सारी सेल के बिल नहीं काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर मेथड भी पूरे एक्सपेंडिचर को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपसे किसी दूसरी गलती की उम्मीद कर रहा था। और गलती क्या? एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पापा 1 करोड़ रुपए कमाते हैं सालाना। सर क्या बात कर रहे हो सर, 1 करोड़ पर एनम? सर पापा 1 करोड़ रुपए पर एनम कमाने लगेंगे ना सर, सबसे पहला काम मैं करूंगा सीए छोड़ दूंगा सर, क्योंकि अगर पापा इतना पैसा कमा रहे हैं तो सर फिर तो अपन खर्च करने में दिमाग लगाएंगे सर, फिर कमाने में दिमाग नहीं लगाना सर, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। सही बात है। अब जल्दी से मुझे बताओ, और यहां पर मैं आपको बताऊं वर्णन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन खैर अभी एक बात मुझे बताओ, मैं पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। यस, अब मुझे जल्दी से यह बताओ कि अगर 1 करोड़ रुपए साल आपके पापा कमा रहे हैं तो क्या पापा ये पूरा का पूरा पैसा खर्च करेंगे? क्या पापा पूरा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं। आपको मालूम है, हो सकता है इस 1 करोड़ में से आपके पापा 20 लाख रुपए आपके घर में खर्च कर देते हो, आपको घुमाने फिराने में, आपकी पढ़ाई में, घर के खर्चों में 20 लाख रुपए पापा खर्च करते होंगे। लेकिन बेटा ऑब्वियस सी बात है पापा बाकी के 80 लाख रुपीस जो हैं वो सेव करते हैं, बाकी के 80 लाख रुपीस सेव करते हैं। अब पॉइंट समझो कि अगर आपने सिर्फ खर्चों का टोटल लगाया, तो खर्चों का जो टोटल है वो आपकी नेशनल इनकम नहीं हो सकता। जो खर्चों का टोटल है वो आपकी नेशनल इनकम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, पापा कमाते 1 करोड़ हैं, खर्चा 20 लाख रुपए का करते हैं। और ऐसा तुम्हारे पापा ही नहीं करते, दुनिया में रहने वाला, दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। वो जितना कमाता है उसमें से थोड़ा पैसा खर्च करता है, थोड़े अपने फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के लिए सेव करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने सिर्फ खर्चों का टोटल लगा लिया, आयुष्मान मैं आपको बता दूं कि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो सीए हैं और उनकी सैलरी 1 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए आप ऐसा मत बोलो कि सीए 1 करोड़ रुपया नहीं कमाते, सीए कमाते हैं 1 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, ओके। अब सुनो मेरी बात को गाइस, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि सेविंग्स जो हैं, हर व्यक्ति अपना पूरी इनकम को खर्च नहीं करता, बल्कि थोड़ी इनकम खर्च करता है और थोड़ी अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है। तो अगर आपने सिर्फ खर्चों का टोटल लगाया तो आपकी नेशनल इनकम गलत आएगी, क्योंकि लोग कमाते ज्यादा हैं, खर्चा कम करते हैं। तो जो खर्चा है वो खर्चों का टोटल नेशनल इनकम नहीं हो सकता। और इस वजह से एक्सपेंडिचर मेथड, इस वजह से मेरे बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम खर्चों का टोटल तो लगाते ही हैं, साथ में हम सेविंग्स का टोटल भी लगाते हैं। इसका मतलब पूरे भारत में लोगों के द्वारा जितना भी खर्चा किया गया है वो, और लोगों के द्वारा जितनी भी सेविंग्स की गई है वो, ये दोनों चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो ऑब्वियस ही बात है हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यस। शाम में बिल्कुल लाइव चैट कर रहा हूं, आप कुछ लिखोगे तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनो, इनकम मेथड कहता है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों की इनकम जोड़ लो, या भारत क्यों, दुनिया की बात करते हैं। दुनिया का कोई भी देश अगर अपने नागरिकों की इनकम का टोटल लगा ले तो वो उसकी नेशनल इनकम है। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि अगर कोई भी देश अपने सारे नागरिकों के खर्चे और उनकी सेविंग्स का टोटल लगा ले तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में सेविंग्स का टोटल और एक्सपेंडिचर का टोटल लगा ले तो उसके पास में नेशनल इनकम जो है वो आ जाएगी। और बेटा तीसरा तरीका जो होता है वो होता है प्रोडक्शन मेथड।
ये सबसे आसान मेथड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रोडक्शन मेथड आपको सीधे नेशनल इनकम तक नहीं ले जाता, आपको इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप नेशनल इनकम तक पहुंचते हो। पर प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है? प्रोडक्शन मेथड कहता है कि एक एक इंडिविजुअल आदमी, भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में आप ना तो एक एक जने की इनकम का टोटल लगा सकते हो, ना एक एक जने की एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का टोटल लगा सकते हो। थियोरेटिकली बात अच्छी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करना बहुत मुश्किल है। और ये प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब आप भारत में यही नहीं बता सकते कि भारत में रोहिंग्या कितने रहते हैं, बांग्लादेशी कितने घुसे हुए हैं, जब आप यही नहीं बता सकते, आप भारत में मेल और फीमेल पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेटा आप नहीं बता पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक एक जने की इनकम का टोटल लगाना या एक्सपेंडिचर और सेविंग का पता लगाना प्रैक्टिकली जो है वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, यस, शुभम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। शुभम, आई जस्ट लव द थिंग यू सेड। शुभम ने बोला सर पापा 1 करोड़ कमाए या ना कमाए, मैं ऐसा पापा जरूर बनूंगा जो 1 करोड़ रुपए कमाएगा। ठीक है, मतलब पहले तुम पापा बनने की बात कर रहे हो, है ना? मतलब फर्स्ट यू वांट टू बिकम पापा, दैट मीन्स फर्स्ट यू वांट टू गेट मैरिड। ठीक है, हाँ बेटा मैं सब समझ रहा हूं शुभम, मैं सब समझ रहा हूं बेटा, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं शुभम, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। और यही थॉट आप लोगों की लाइफ में होना चाहिए। पापा के पैसे से मतलब नहीं है, अपना पैसा बहुत होना चाहिए। ठीक है, चलो यस, अब ध्यान से सुनो। प्रोडक्शन मेथड कहता है कि अगर हम अपने देश में प्रोडक्शन यूनिट्स को कवर कर ले, प्रोडक्शन यूनिट्स में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है। एक बात ध्यान रखना, व्हेन आई से प्रोडक्शन में मैं गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड करता हूं। ठीक है, ओके चलो ठीक है शुभम, मैं समझ गया। चलो अब सुनो, प्रोडक्शन मेथड कहता है यार क्यों ना अपन ऐसा करें कि अपन भारत में जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस करती हो या सर्विस प्रोड्यूस करती हो, उनको पकड़ना बहुत आसान है। तो जितने भी गुड्स प्रोड्यूसिंग एंटिटीज हैं और सर्विस प्रोड्यूसिंग एंटिटीज हैं उनको पकड़ लें, और उनके प्रोडक्शन का अगर हम लोग टोटल लगा दें, तो प्रोडक्शन को टोटल लगाने पर हमारे पास आ जाएगा देश का टोटल प्रोडक्शन। और फिर उसमें हम लोग थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके हम लोग देश की इनकम तक पहुंच जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर एडजस्टमेंट क्या होंगे? वो बात की बात है यार, आगे भी तो कुछ सीखेंगे ना, आज ही थोड़ी सारी बात सीखनी है। तो बेटा प्रोडक्शन मेथड कहता है कि पूरे देश के अंदर, मतलब इंडियन सिटीजन्स ने, भारतीय नागरिकों ने जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, आप उस प्रोडक्शन का टोटल लगा लो। फिर उस प्रोडक्शन में थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और बेटा थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम नेशनल इनकम तक पहुंच जाएंगे। अब वो एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बात की बात है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोडक्शन का टोटल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन का टोटल है, मतलब भारत में कितने गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, उस टोटल प्रोडक्शन को ही हम लोग बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इवन दो इसमें कुछ और टेक्निकलिटी है, पर वो बाद में बात करेंगे। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोगों ने नेशनल इनकम का चैप्टर पहले पढ़ रखा है, तो आप लोग बोलेंगे सर जीडीपी, सर आप जीडीपी में तो बहुत सारी बातें होती है समझाने की, सब समझेंगे भाई, लेकिन अभी क्योंकि पहला दिन है और अभी अपन बेसिक बात कर रहे हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सारा जो खेत है ना वो तैयार कर रहा हूं। आपको ध्यान है, एक बार मोदी जी का भाषण सुना होगा आपने, जब वो संसद में बोल रहे थे, बोले अभी तक मैं सिर्फ खेत को तैयार कर रहा हूं, तो अभी मैंने क्यारियां बना ली हैं, अब इनमें बीज डालूंगा, पानी डालूंगा, फिर फसल उगेगी। तो बिल्कुल वैसा ही है, मैं यहां पर अभी खेती नहीं कर रहा हूं, मैं खेत को तैयार कर रहा हूं। मतलब मैं आगे जब तुम्हें पूरी बातें समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तब तुम्हारे दिमाग में बातें लॉजिकली एकदम धड़ाधड़ घुसेंगी।
तो मैं उसके लिए सिर्फ तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मैं हर बात को मैं समराइज्ड वे में बोल रहा हूं। तो जीडीपी में आप ये मत बोलना सर आपने यहां पे जीडीपी की बात कर रहे हो, आपने एनएफआईए की बात नहीं की। भाई सिंपल सुनो, अभी अपन सिर्फ सिंपल बातें सीख रहे, बेसिक बातें। अभी एबीसीडी सीख रहे, सेंटेंस बनाना बाद में सीखेंगे, ठीक है। यस शुभम, हैंडमेड गुड्स सब कुछ आते हैं, भारत में बनने वाली हर चीज को नेशनल इनकम में गिना जाता है, ठीक है। पर लिमिटेशन आप समझ गए कि नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही हो सकता है, एग्जैक्ट कभी आ ही नहीं सकता। पर हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके भी खुश हो जाते हैं कि यार चलो नहीं से कुछ तो जानकारी मिली ना, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये जो प्रोडक्शन का टोटल है, इस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को ही बेसिकली जीडीपी बोला जाता है। वैसे आज मैं तुम्हारे साथ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलो तुम मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा कि क्या इंडिया, आपको क्या लगता है भारत एक रिच कंट्री है या भारत एक पुअर कंट्री है? कोई भी जना मुझे जवाब देगा। और यहां पे चैट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, चैट बॉक्स में जाओ और चैट बॉक्स में जाकर के लिख करके जवाब दो। भैया जल्दी से मुझे बताओ, भारत एक अमीर देश है या भारत एक गरीब देश है? जल्दी से मुझे जवाब दो। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज, आई एम वेटिंग गाइज। जल्दी से मुझे बताओ कि भारत एक अमीर देश है या गरीब देश है, ठीक है। हाँ, वर्णन ने बोला पुअर कंट्री है सर, इंडिया एक पुअर कंट्री है। लिपिका जी भी बोल रही है इंडिया एक पुअर कंट्री है। और शुभम तिवारी जो है ना वो थोड़ा अलग रास्ते में निकल गए। सर भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, सर समझ रहे हो, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था सर, भारत अमीर देश हुआ करता था, पर अब भारत गरीब देश है। आपको ऐसा लगता है? शुभम तिवारी ने भी लिखा है इट वॉज रिच कंट्री, इंडिया वॉज रिच कंट्री, इंडिया इज नॉट रिच कंट्री, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ दोस्तों, सिंगापुर मतलब किससे पूछूं यार, किससे कंपेयर करके पूछूं? अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है यार, मतलब इंडिया जीडीपी के मामले में दुनिया पे कहां आता होगा? इंडिया जीडीपी के मामले में दुनिया में कहां आता होगा? अच्छा चलो मुझे यही बताओ, यूके ज्यादा रिच है या इंडिया ज्यादा रिच है? ये जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले अंग्रेज, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स, तो यूके जो है वो ज्यादा रिच था, वो ज्यादा रिच है, उसकी जीडीपी ज्यादा है कि इंडिया की जीडीपी ज्यादा है? यहां पर दिशा जो है वो बोल रहा है डेवलपिंग है, तो कंफर्म नहीं हो पाता। शुभम बोल रहा है सर 128 नंबर पर आता है इंडिया, ठीक है। शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर 128 नंबर पर आता है। इधर आयुषी जोशी जी कोई जवाब नहीं दे रही है। आयुषी जोशी जी ने डिसाइड कर लिया सर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं एकदम चुप रहूंगी। हाँ आयुषी जी, हाँ शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर इंडिया 130 नंबर पे आता है। दोस्तों अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यूके की जीडीपी इंडिया से कम थी 2019 में। 2020 में कोरोना की वजह से इंडिया की जीडीपी यूके से पीछे चली गई है, एक स्टेप पीछे आ गया। आपको मालूम है 2020 से पहले इंडिया जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। मतलब हम जीडीपी के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पे आते थे और इस साल हम 6ठे नंबर पे आए हैं। मतलब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, मतलब दुनिया के टॉप सिक्स कंट्रीज में हमें इस साल, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से पूरे लॉकडाउन रहा, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, और ऑब्वियस सी बात है कोरोना की वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग 6ठे नंबर पे गिर गए। लेकिन मैं आपको बता दूं 6ठा नंबर मतलब दुनिया में 6th पोजीशन पे हैं हम लोग इस साल भी जीडीपी के मामले में। तो आप एक बात मुझे बताओ कि आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया पुअर कंट्री है? अच्छा आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं, आपको मालूम है 2019 में इंडिया 5th नंबर पे था, इंडिया की जीडीपी 5th नंबर पे थी और यूके की जीडीपी जो है वो 6th नंबर पे थी। पता है आपको, मतलब यूके हमसे गरीब है, ठीक है, फ्रांस हमसे गरीब है, फ्रांस और यूके की जो जीडीपी है वो हमसे नीचे है और हमारी जो जीडीपी है वो इनसे ज्यादा थी पिछले साल। इस साल कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी एक स्टेप नीचे आ गई। अदरवाइज आप सोच के देखो कि इंडिया जो है ना वो गरीब देश नहीं है। अब शुभम तिवारी बोल रहे हैं सर मैंने तो अभी गूगल किया 130 है। बेटा जी आपने इंडियंस का लेवल निकाला है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा इंडिया रिच कंट्री है लेकिन इंडियंस जो हैं वो पुअर है। इंडिया जो है ना वो रिच कंट्री है
लेकिन जो इंडियंस हैं वो पुअर हैं। और वो पुअर क्यों हैं? क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, और उस वजह से हर व्यक्ति को मिलने वाली जो इनकम है वो बहुत कम है। और हर व्यक्ति को मिलने वाली इनकम इतनी कम है कि उसके मुताबिक देखा जाए तो हम लोग 128 या 130 नंबर पर आते हैं। तो शुभम, इंडियंस जो है ना, इंडियंस जो हैं वो पुअर हैं, पर इंडिया पुअर कंट्री नहीं है आज की तारीख में। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बड़ा मजेदार सा जो डेटा है वो मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है। 2021 का डेटा है, और बेटा ये जीडीपी डेटा है किसका? ये जीडीपी डेटा है 2020 का। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डेटा को बड़े ध्यान से देखो, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप लोग ये डेटा देखोगे इससे हमारा आगे वाला टॉपिक बनेगा। ठीक है, आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पे जो अभी आपको बात समझाऊंगा, ये सारी की सारी बातें हमारे अगले टॉपिक में जाके हमें लिखनी है, इसलिए प्लीज केयरफुली पूरी बात को सुनिएगा। बेटा, अगर हम 2020 की जीडीपी को जरा ध्यान से देखें, ये बिलियन डॉलर्स में है। ये जो डेटा है ये बिलियन डॉलर्स में है। ठीक है, और बेटा आप इसे अगर पहले 2 डिजिट पढ़ेंगे दैट विल बी ट्रिलियन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का 2020 का जो जीडीपी है वो था 20.9 ट्रिलियन डॉलर। 20.9 बिलियन में बोलेंगे तो 20,932 बिलियन डॉलर, पर मैं ट्रिलियन में बोल रहा हूं। ठीक है, तो बेटा यूएस की जो जीडीपी थी पिछले साल वो कितनी थी? वो थी बेटा लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर। 20.9 मतलब लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर। और चाइना की जो जीडीपी है वो पिछले साल थी 14.7 ट्रिलियन डॉलर। अब आप समझ ही गए होंगे यार कि ये दोनों देशों की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग इसलिए है, इन दोनों देशों का के पास में इतना ज्यादा पैसा, इतनी मिलिट्री पावर, ये लोग अपनी रिसर्च पे, अपनी फौज पे इतना पैसा इसीलिए खर्च कर पाते हैं क्योंकि ध्यान से देखो इनकी जीडीपी कितनी ज्यादा है, 21 ट्रिलियन डॉलर और 14.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब यूएस और चाइना के बीच में जो अभी इतना टेंशन चल रहा है, उस टेंशन के पीछे का रीजन यही है कि चाइना जो है उसकी जीडीपी जो है वो अब यूएस जो है उसकी जीडीपी के बहुत करीब आ चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक चाइना की जीडीपी यूएस की जीडीपी को क्रॉस कर जाएगी, और तब चाइना के पास में अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए और पैसा आ जाएगा, और ये पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की कोशिश कर रहा है इसी वजह से। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है जापान का। अब तुम सोचो यार, जापान कितना छोटा सा देश है, जापान एकदम छोटा सा देश है, ठीक है, और इतने छोटे से देश की जीडीपी कितनी है? 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर। और मैं आपको बताऊं यार, मैं जापान को हेड्स ऑफ करता हूं, मतलब जापान को सलाम करता हूं इस बात के लिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरने के बाद में ये देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरी तरह तहस नहस हो गया था, पूरी तरह बर्बाद हो गया था, और तब उसके बावजूद आज ये दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और छोटा सा देश है। देखो इतना छोटा सा देश और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कितनी गजब बात है ना। इधर देखिए जर्मनी को, तो जर्मनी जो है उसकी इकोनॉमी है 3.8 ट्रिलियन डॉलर की। यूके की जो जीडीपी है वो है 2.71 ट्रिलियन डॉलर की। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, अगर आपको ये डेटा, अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपको ये नंबर्स बिल्कुल प्रॉपर्ली दिख रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा कि इंडिया और यूके की जीडीपी में बहुत मामूली सा डिफरेंस है, और इसी वजह से इंडिया 5वें नंबर से गिरकर 6ठे नंबर पे आ गया, वरना लास्ट ईयर इंडिया 5वें नंबर पे था। तो आप सोचो यार, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है। अब जरा देखो, चाइना जो है वो इंडिया को आंख क्यों दिखाता है? हर बात छोटी सी बात होती है, और चाइना जो है वो छोटी छोटी आंखें जो है ना, वो छोटी छोटी आंखें हमें दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इकोनॉमी है 14.7 ट्रिलियन डॉलर की, और हमारी इकोनॉमी है 2.7 ट्रिलियन डॉलर की। मतलब आप देखो, हम दुनिया में 6ठे नंबर पे हैं। 5वें 6ठे नंबर को मैं बराबरी मानता हूं क्योंकि फर्क ही कितना सा है। तो अगर हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं, लेकिन पहले वाले के मुकाबले हम लोग 7 गुना कम है, और दूसरे नंबर वाले के मुकाबले हम लोग
5 गुना कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मन में दर्द जो है ना वो होता ही है। अभी जो मोदी जी इतना चिल्लाता ना मेक इन इंडिया, वो इसीलिए तो चिल्ला रहे, क्यों? क्योंकि हमें भी अपने देश की जीडीपी बढ़ानी है, ठीक है? यस। अच्छा, दूसरी बात जरा ध्यान से देखो, यहां पे रैंक के ऊपर देखो, इंडिया की रैंक दुनिया में किस नंबर पर है? 6th नंबर पे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। अब यहां पे जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा और मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको बताया इंडिया जीडीपी के मामले में कितने नंबर पे है? 5वें 6ठे नंबर पे, 5th 6th नंबर पे है, ठीक है? लेकिन क्योंकि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, हर व्यक्ति के हिस्से में जो इनकम आ रही है वो बहुत कम आ रही है, और इस वजह से इंडियंस गरीब हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूं कैसे। जरा इधर देखो इस वाले डेटा को, बेटा ये देखो, ये जो यहां पर है ये लिखा है जीडीपी पर कैपिटा। सर ये जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है? सर जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है? बेटा जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है पर सिटीजन, पर इंडिविजुअल। मतलब भारत की जीडीपी में अगर मैं भारत की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक आदमी की इनकम। अगर मैं भारत की जीडीपी में भारत की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा हर इंडियन की आमदनी कितनी है। और दोस्तों हर इंडियन की जो आमदनी है उस हर इंडियन की आमदनी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा। पर एक बात मैं बताऊं, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये शब्दों को इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं? ये ऐसा नहीं लिख सकते थे जीडीपी पर कैपिटा की जगह जीडीपी पर पर्सन? मतलब हर एक व्यक्ति की, इंडिया में हर एक इंडिविजुअल की जीडीपी कितनी है, मतलब जीडीपी के अंदर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो पर इंडियन जीडीपी कितनी है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी पर कैपिटा। सिंपल सी बात है यार, घर की इनकम में घर में रहने वाले लोगों का भाग लगा दो तो आपको पता चल जाएगा हर व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है। दैट्स द सिंपल थिंग, दैट इज जीडीपी पर कैपिटा। अब जरा देखो यार, तुम पागल हो जाओगे ये देख के। जरा देखो यार, ये अमेरिका वाले कितने रईस हैं। ये अमेरिका वालों को देखो, एक व्यक्ति जीडीपी में अगर अमेरिका की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो वहां पे पर पर्सन क्या कमा रहा है? भाई मेरे को कैलकुलेटर दो। पर पर्सन कमा रहा है $68,309, मतलब $68,000 इनकम है हर एक अमेरिकन की। जरा देखो चाइना वालों की, चाइना वाले भी गरीब ही हैं, हमसे तो अमीर हैं लेकिन यूएस वालों के मुकाबले गरीब हैं, इसीलिए तो बेचारे वहां नौकरी करने जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगर चाइना की जीडीपी में चाइना की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है? $11,819, मतलब भैया करीब करीब $12,000 हर व्यक्ति की इनकम है चाइना के अंदर। अब यहां पे देखो, अगर आप यहां पे देख रहे हो तीसरे नंबर पे आ रहा है नंबर जापान का। आप देखो जापानी लोग भी कितने अमीर है, $42,000 हर एक व्यक्ति की कमाई है। अगर आप बात करें जर्मनी की तो हर एक व्यक्ति की कमाई कितनी है? $51,860 की कमाई है। अगर आप देखें यहां, किसको देख रहे हैं भाई? अगर आप इसको देखो यूके को, तो यूके में रहने वाले हर व्यक्ति की इनकम कितनी है? $46,344। लेकिन अब इतनी बात मैंने इसलिए पढ़ी ताकि इंडिया तक पहुंच जाऊं। अब इंडिया की देखो, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? $2,191। मतलब भैया इंडिया में, इंडिया की जीडीपी में अगर इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी आ रही है भाई? सिर्फ $2,191, मतलब राउंड फिगर में बोले तो $2,200। मतलब आप देखो अमेरिकन और बाकी देशों के लोग हमें कितनी नीची दृष्टि से देखते हैं। आप देखो एक अमेरिकन की इनकम कितनी है? $68,000 और इंडियन की इनकम कितनी है? $2,200। इसीलिए भैया इंडियन जो है ना वो बहुत गरीब है, इंडिया गरीब नहीं है। इंडिया दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे आता है। लेकिन जरा ध्यान से देखो इधर रैंक, ये वाली रैंक देखो, इंडियन का नंबर कहां है? 144। शुभम जी 128 और 130 नहीं है, इस साल इंडिया की रैंकिंग आई है 144। मतलब इंडियंस अगर इनकम के मामले में देखा जाए तो दुनिया में 144 पर हैं, 144 नंबर पे आते हैं। और बेटा अगर हम लोग जीडीपी की बात करें टोटल में तो हम दुनिया में 5th 6th पोजीशन पे आते हैं। इसका मतलब ये समझ रहे हो, इंडियन जो है ना वो गरीब नहीं है, वो इंडिया गरीब नहीं है, इंडियंस गरीब हैं। वैसे भी यार अपन तो जानते हैं यार, अपने देश की सारी प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, अपने पूरे भारत के अंदर प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है, और वो जड़ क्या है? वो जड़ है पॉपुलेशन। हर चीज के लिए पॉपुलेशन जिम्मेदार है।
लोग बोलते हैं कोविड के वैक्सीन कम लग रहे हैं, और अगर दिमाग लगा के देखो तो हम लोग रोजाना ऑस्ट्रेलिया के बराबर हम लोग रोज वैक्सीनेट कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। बट ठीक है, कोई खास बात नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब इस टेबल को देखता हूं ना तो मुझे इंडिया से भी ज्यादा मजा आता है, पता है किसको ढूंढने में? पाकिस्तान को ढूंढने में। पर मेरे को लगता नहीं है कि इस लिस्ट में कहीं पर पाकिस्तान का नाम है भैया, है, मिल गया। ये देखो भाई, पाकिस्तान मिल गया। ये देखो लास्ट से चौथे नंबर पे मिल गया भाई, पाकिस्तानी मिल गए भाई, पाकिस्तानी मिल गए। हाँ, तो भैया ये पाकिस्तान जो है ना वो भी हमें मिल गया है। और जरा ध्यान से देखो, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 262.8 बिलियन डॉलर। मतलब ट्रिलियन में बोलूं ना तो 0.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इसकी, पाकिस्तान की। मतलब सोचो यार, भारत की इकोनॉमी कहां है? 2.7 ट्रिलियन डॉलर, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है? 0.262 ट्रिलियन डॉलर। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है बेटा, 0.2, मतलब आधा ट्रिलियन डॉलर भी नहीं, अरे चौथाई ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है इसकी, चौथाई ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसकी इकोनॉमी है। 0.262 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इसीलिए तो बेटा ये पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, क्योंकि इनके यहां पे प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इनके यहां पे इनकी जीडीपी देखो कितनी कम है। अच्छा, दुनिया में जीडीपी के मामले में ये कहां पर आ रहे हैं? 47 नंबर पे। कहां पर आ रहे हैं? 47 नंबर पे। चलो इनकी पर कैपिटा इनकम देखते हैं। ओहो यार, पर कैपिटा इनकम में तो ये ठीक है। जरा ध्यान से देखो, इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1302 डॉलर। मतलब 1302 डॉलर की इनकम है पर पर्सन पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और रैंकिंग में भी यार हमसे ज्यादा पीछे नहीं है, 162 ही है। हम 144 पर हैं, ये 162 पर हैं। ठीक है, पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, एक बात अपने दिमाग में आज जमा लो, एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में आज जमा लीजिए, अपने दिमाग में आज घुसेड़ दीजिए ये वाली बात। और सर क्या बात डालनी है अपने दिमाग में? आपको अपने दिमाग में ये वाली बात डालनी है कि जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है, जीडीपी नेशनल इनकम तक पहुंचने का रास्ता होती है। ठीक है ना? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, लोग जीडीपी की बात करने लगते हैं, तो ध्यान रखना जीडीपी इज ओनली वे टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, नॉट द नेशनल इनकम इटसेल्फ। जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है, जीडीपी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का रास्ता है। गॉट माय पॉइंट? जल्दी से दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई है? जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई है? अच्छा जी, सर एक बात बताओ कि जीडीपी क्या टोटल में निकलती है? नहीं बेटा, जीडीपी जो है वो टोटल में ही नहीं निकलती, बल्कि वो हर देश अपनी स्टेट वाइज जीडीपी भी निकालता है। ये ध्यान रखना, जीडीपी या नेशनल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो नेशनल इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सिर्फ देश की नहीं निकलती, बल्कि आप ये ध्यान रखना कि जो जीडीपी है वो हर देश अपने हर एक स्टेट की भी निकालता है। मतलब आप लोग स्टेट वाइज भी अपनी जीडीपी देख सकते हो कि राजस्थान की जीडीपी कितनी है, गुजरात की जीडीपी कितनी है, यूपी की जीडीपी कितनी है, ये आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, और बेटा गवर्नमेंट सेक्टर वाइज भी जीडीपी निकालती है। मतलब जैसे अगर मैं 2020 की जीडीपी की बात करूं, तो बेटा 2020 की जो हमारी जीडीपी है उसके अंदर अलग अलग का प्रोपोर्शन क्या रहा, उसके बारे में भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे हमारी टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर का पोर्शन है 20%। अगर इधर आप देखें तो माइनिंग का जो माइनिंग का प्रोपोर्शन है दैट इज 1.63%। मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा प्रोपोर्शन है दैट इज 14.43%। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उनका हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.7%। दिस इज टू बैड। बेटा ये वाली जो चीज है ये अच्छी चीज नहीं है, ये खराब है। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये जो चीजें हैं ऑब्वियस सी बात है ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और ऑब्वियस सी बात है हमारी जीडीपी के अंदर इनका प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए था, पर इनका प्रोपोर्शन सिर्फ 2.7% है। अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस को देखें तो जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो हमारी जीडीपी का 7% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप इधर देखें जो हमारे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, मतलब ये टेलीफोन वगैरह, आइडिया, वोडाफोन वगैरह, ये सब जो हैं ये हमारी जीडीपी का करीब 16.42% कंट्रीब्यूट करते हैं।
और अगर हम लोग फाइनेंशियल और रियल एस्टेट को जोड़ लें, मतलब ये बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका और रियल एस्टेट को और प्रोफेशनल सर्विसेज को जोड़ लें, तो ये हमारी जीडीपी का 22.05% कंट्रीब्यूट करते हैं। और बेटा जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसेज में काम करने वाले लोग जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो डिफेंस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो पुलिस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, बेटा उनके अंदर वो जो है वो हमारी जीडीपी का 15.42% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो हम लोग जीडीपी न सिर्फ देश की निकालते हैं बल्कि हम लोग स्टेट वाइज जीडीपी भी निकालते हैं। और ये ध्यान रखो, हम लोग सेक्टर वाइज जीडीपी भी निकालते हैं, मतलब हमें पता होता है कि हमारा कौन सा सेक्टर हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तभी तो हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर डूब रहा है, कौन सा सेक्टर उठ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेक्टर तेजी से ऊपर जा रहा है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाती है, और जो सेक्टर डूब रहा होता है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स को कम कर देती है और उसको रिबेट्स दे देती है, उसको सब्सिडी दे देती है, और उस सेक्टर को उठाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर एक भी सेक्टर डूबा तो देश की एक बड़ी जनता बेरोजगार हो जाएगी। तो गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को डूबने नहीं देती, गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में बैलेंस बनाए रखती है। ज्यादा चलने वाले सेक्टर से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और कम चलने वाले सेक्टर्स को सब्सिडी दी जाती है, ताकि देश में सारे सेक्टर्स काम करें और देश में बेरोजगारी जो है वो ना आए। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई जीडीपी के बारे में, पर मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होती है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अपन जरा ये वाली बात को यहां पे लिख लेते हैं। सर क्या ये एग्जाम के लायक बातें नहीं यार, ये सिर्फ जनरल नॉलेज वाली बातें। ठीक है, चलो अब फटाफट से मेरे साथ में डी पॉइंट लिखूं। इंडिया stands at 6th position in GDP and 144th position in GDP per capita in 2020। अगर हम लोग जीडीपी जो है, अगर हम लोग जीडीपी में देखें तो इंडिया इस बार 6th पोजीशन पे था, और अगर हम लोग देखें जीडीपी पर कैपिटा के मामले में हम लोग कहां पर थे, 144th पोजीशन पे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो बेटा आज मैंने आप लोगों को यहां पर जीडीपी और नेशनल इनकम के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें जो हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पे पढ़ाई और लिखवाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पूरे लेक्चर्स में आपको सारे नोट्स लिखवाऊंगा रजिस्टर के अंदर। नंबर 2, मेरे सारे नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। इसका मतलब एग्जाम में इंस्टीट्यूट हमसे 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल पूछेगा, तो हम लोग जो अपने नोट्स तैयार करेंगे वो हम लोग बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयार करेंगे। मतलब मैं आपको क्रिस्प वो मटेरियल, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से वो क्रिस्प मटेरियल निकाल करके मैं आप लोगों को यहां पर नोट्स में लिखवाऊंगा, जो एग्जैक्ट आप लोगों को याद करना है और एग्जाम में लिख करके आना है। मतलब सारी वेस्टफुल बातें हटा के जो मेन मटेरियल आप लोगों को आंसर में लिख करके आना है वो मैं आप लोगों को यहां पर नोट्स में लिखवाता हुआ चलूंगा। साथ ही दोस्तों ये टॉपिक कौन सा क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में आया है, किस टॉपिक से इंस्टीट्यूट ने कब पूछा था, क्या सवाल पूछा था, वो भी साथ के साथ मैं आप लोगों को यहां पे लिखवाता हुआ चलूंगा। तो हमारे लिए हमें एग्जैक्ट पता रहेगा कि हमारे लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हो चुका है, वो सारी बातें भी हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए बेटा, आज मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपने कोर्स के बारे में बात की कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, साथ में मैंने आप लोगों के साथ में नेशनल इनकम के बारे में बात की, पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं हर बात को प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाऊंगा और मैं आप लोगों को सारे नोट्स क्रिस्प वे में आप लोगों को रजिस्टर में लिखवाऊंगा। और ध्यान रखो, आपको रजिस्टर
और क्वेश्चन बैंक के अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल। जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आपको कोई सवाल मुझसे पूछना है क्या? जल्दी से मुझे बताइए, इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? ठीक है, यस। शुभम मुझसे पूछ रहा है सर कितने पेज का रजिस्टर बनाना है? आप बेटा मेरे हिसाब से 200 पेजेस का रजिस्टर जो है वो आप लोग बना लो। ठीक है, ऑन द सेफर साइड कि एक ही रजिस्टर में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेक अ रजिस्टर ऑफ 200 पेजेस जिसमें हमारा पूरा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कवर हो जाएगा। एंड दीज नोट्स आर गोइंग टू बी सो गुड कि आप लोगों को इसे रिवाइज करने में टाइम ही नहीं लगेगा। यस बेटा, हमारा जो लेक्चर है वो 1 आवर से 1.5 आवर का होगा रोजाना। एंड नेक्स्ट 50 डेज के अंदर मैं पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा आपको रजिस्टर में नोट्स लिखवा करके। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बुक से रीड कर रहा होता तो शायद मुझे और कम टाइम लगता, लेकिन बुक से रीड करने में बोरिंग हो जाता है। और एग्जाम टाइम पर आप लोग 400 पन्नों का मॉड्यूल, 400 साढ़े 400 पेज का वो जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग नहीं पढ़ सकते एग्जाम वाले दिन पर। इसलिए बेटा मैं आप लोगों को रजिस्टर में नोट्स लिखवाते हुए चलूंगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगेगा। आई एम गैसिंग 50 डेज में मैं आप लोगों का ये खत्म कर दूंगा। ठीक है, यस दीक्षा, आई थिंक आपको मैंने जवाब दे दिया। ठीक है, यस गाइस। अच्छा, मैं आपको बता दूं बेटा कि पहली 4 क्लासेस जो हैं, पहली जो 4 क्लासेस हैं वो बिल्कुल यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन पहली 4 क्लासेस के बाद में फिर क्लासेस जो हैं वो हमारी ऐप के ऊपर ही होने वाली हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐप का मतलब ये नहीं मोबाइल ऐप। आप मेरी क्लासेस को लाइव, जो हमारी विंडोज ऐप है, मतलब लैपटॉप के लिए भी हमने ऐप बना रखी है। आप लोग लैपटॉप में भी क्लासेस को देख सकते हैं और आप लोग मोबाइल के अंदर भी क्लासेस को देख सकते हैं। दोनों में से जहां आपको देखना है वहां पर आप लोग देख सकते हैं। नंबर 2, क्लासेस का डेली क्लास का बैकअप आपको अगले दिन जो है वो मिल जाएगा। जब आप लोग कोर्स को बाय कर लेंगे तो हर दिन की क्लास का बैकअप भी आपको मिलेगा। एक सेशन आप लाइव देख सकते हो और 2 सेशन आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, यस दीक्षा, क्लास का जो टाइम है वो 5 o'clock ही रहेगा, ये फिक्स टाइमिंग है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे रहेगी, संडे को हमारी क्लास नहीं होगी। ठीक है, ओके गाइज, यस, चलो तो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल शाम को। ठीक है, अगली क्लास के लिए। बाय बाय।